नमस्कार, आदाब, आबोल ताबोल के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है दो भाइयों की कहानी। दो भाई जिनकी कहानियाँ हम बहुत सुनते रहते हैं, राम श्याम या हमारे करण अर्जुन, है ना? इसी तरह के दो भाई, लेकिन जो यहाँ नहीं थे, वो बहुत दूर थे। लेकिन ये उन दो भाइयों के प्यार की कहानी नहीं है, ये उन दो भाइयों के कंपटीशन की कहानी है, उनकी प्रतिस्पर्धा की कहानी है। यकीन मानिए, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये घटित हुई थी 25,000 की आबादी वाले जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम है हेर्ट्सगोएनआउराख। ये बवेरिया में एक शहर है। यहाँ के लोगों में 60 सालों तक एक आदत मुसलसल पलती रही। माना जाता है इस शहर में दो अजनबी बात करने से पहले एक दूसरे के जूते देखते हैं। अगर जूता उस कंपनी का ना हो जो खुद ने पहना है तो बात आगे मुश्किल ही बढ़ेगी। है ना अजीब बात? किसी से दोस्ती उसके जूतों को देखकर हो, लेकिन नहीं, इस शहर के लोगों की यही आदत है और इसी आदत के चलते शहर का नाम पड़ गया द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, यानी झुकी गर्दन वालों का शहर। लीजिए पेश है इस शहर की छोटी सी कहानी। 20वीं सदी में प्रवेश कर रहे हेर्ट्सगोएनआउराख शहर में कपड़ा उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक वहाँ क्रिस्टोफर ड्रेसलर रहते थे जिन्होंने पुरखों का काम छोड़कर जूता सिलना सीख लिया। वो एक फैक्ट्री में जूते सिलते, उनकी पत्नी पाउलिना घर में ही लॉन्ड्री चलाती। 3 बेटे थे उनके, रुडोल्फ, फ्रिट्ज, एडोल्फ। शहर भर में धुले हुए कपड़ों की डिलीवरी घर घर में करते थे। ये दौर पहले विश्व युद्ध का था। छोटे बेटे एडोल्फ ने बेकरी का काम सीख लिया, लेकिन उसका दिल खेलकूद में ज़्यादा लगता था। खेलने के अलावा वो दूसरा काम बेहतर ढंग से करता था, पिता के साथ जूते सिलने का। एक दिन जर्मन सेना ज्वाइन करने का फरमान मिल गया। रुडोल्फ और एडोल्फ मोर्चे पर लड़ने के लिए निकल पड़े। 1 साल बाद जब वो घर लौट कर आए तो उन्हें समझ आ गया कि लॉन्ड्री का काम तो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। रुडोल्फ ने तय किया कि उसी जगह वो एथलीटों के लिए आरामदायक जूते बनाने का काम शुरू करेंगे। अब युद्ध से तबाह और हार की शर्म में डूबे जर्मनी में अपना काम शुरू करने के लिए ये कोई अच्छा वक्त नहीं था, पर मजबूरी थी। एडोल्फ ने बिना बिजली की मदद से जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। जरूरी लेदर का जुगाड़ भी वो सेना के कबाड़ से करता था। बड़े भाई रुडोल्फ ने बाद में उसके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया और सन 1924 में उन्होंने डेसलर ब्रदर्स के नाम से खिलाड़ियों के लिए जूते बनाने का काम आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया था। बाद में खेल जगत से करीबी उनके बहुत काम आई। पूर्व ओलंपियन जोसेफ वेट्जर से एडोल्फ की दोस्ती हो गई। वेट्जर उनके सलाहकार की तरह काम करने लगे। दूसरी तरफ साल 1933 तक हिटलर के चांसलर बनते ही तीनों ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। तेज तर्रार एडोल्फ समझ रहा था कि उसके बिजनेस को नाजी पार्टी से जुड़कर खूब फायदा होगा और उसका ये आकलन एकदम सही साबित होने वाला था। 1936 का बर्लिन ओलंपिक डेसलर्स के लिए बड़ा मौका लेकर आया। वेट्जर से एडोल्फ के रिश्तों की वजह से ज़्यादातर जर्मन खिलाड़ियों ने डेसलर के ही जूते खरीदे, लेकिन अमेरिकन अश्वेत खिलाड़ी जैसे ओवंस ने उनके जूते को बिल्कुल एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवा दिया। जैसे ने उस ओलंपिक में रिकॉर्ड 4 गोल्ड जीते थे और उसने साथ ही जर्मनों की आर्यन सुपीरियोरिटी की जो थ्योरी थी उसका भी घमंड तोड़ दिया था। इसका ही नतीजा था कि उसकी लोकप्रियता चरम छू रही थी। एडोल्फ ने उसे अपने जूते पहनने के लिए मनाया और अब विजेता बनने के बाद वो जूते भी आकर्षण का केंद्र बन गए। अमेरिकियों ने डेसलर के जूते जमकर खरीदे और ओलंपिक खत्म होते होते तो धूम ही मच गई। अब साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और डेसलर के जूतों की बिक्री में कमी आने लगी। रुडोल्फ को सेना की मदद करने के लिए बुला लिया गया, जो 4 सालों तक वहीं रहा। एडोल्फ को भी 6 महीने तक के लिए जाना पड़ा। फैक्ट्री का काम ढीला पड़ गया, सेना के लिए सामान बनाया जाने लगा और इसी खराब समय में दोनों भाइयों के बीच में मतभेद गहराने लगे। एक ही छत के नीचे रहने वाला बड़ा डेसलर परिवार आपस में जूझ रहा था। कहा जाता है 1943 के दिन जब शहर पर बम बरस रहे थे, तब एडोल्फ अपनी पत्नी के साथ एक बंकर में छिपने आया
जहां पहले से रूडोल्फ अपने परिवार के साथ छिपा बैठा था। ठीक तभी एडोल्फ के मुंह से निकला, हरामी फिर वापस आ गए। एडोल्फ की दलील थी कि ऐसा उसने मित्र राष्ट्रों के जहाजों के लिए कहा था, लेकिन रूडोल्फ ने कहा माना कि यह गाली उसे दी गई थी। इस घटना के बाद तो दोनों के बीच स्थायी दूरी आ ही जानी थी। रूडोल्फ को एक बार फिर साल 1943 में सेना से बुलावा आ गया। उसने यही माना कि एडोल्फ ने सेना के अपने संबंधों का फायदा उठाकर ऐसा कराया था। रूडोल्फ का मानना था कि एडोल्फ फैक्ट्री का लीडर बनने के लिए यह सब कर रहा है। आगे चलकर रूडोल्फ किसी तरह सेना से पीछा छुड़ाकर निकला, लेकिन मित्र देशों की सेना ने उसे जेल में डाल दिया। उधर अमेरिकी सेना हेर्ट्सगेन-औराफ शहर में डेसलर के प्लांट के सामने टैंक लेकर जा पहुंची। एडोल्फ की पत्नी केथ ने सेना की टुकड़ी से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया कि यहाँ सिर्फ खेल संबंधी सामान बनता रहा है। सेना ने डेसलर का प्लांट छोड़ करके घर पर कब्जा कर लिया। अब तक रूडोल्फ भी लौट आया था। हारे हुए जर्मनी में अपना अस्तित्व बचाने की कोशिशों के बीच दोनों भाइयों के बीच मतभेदों का नया दौर शुरू हो गया। साल 1945 में रूडोल्फ को अमेरिकी ट्रूप्स ने गिरफ्तार करके नाजी जासूसी एजेंसियों के मददगार होने का आरोप लगाया। करीब 1 साल तक बचने की कोशिशों के बाद खुद अमेरिकियों ने सारे लोगों को छोड़ दिया। उधर एडोल्फ भी मुसीबत में था। वो तो नाजियों के ज्यादा ही करीब था, लेकिन शहर के मेयर ने उसे बचाने की कोशिश की। एक वरिष्ठ वामपंथी नेता ने भी उसके पक्ष में दलीलें दी। एडोल्फ को कम से कम 10 साल की सजा होना तय था, पर उसने साबित किया कि जर्मन सेना के लिए मजबूरन काम करने की वजह से उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। इस मौके का फायदा रूडोल्फ ने उठाने की ठानी और उसने मित्र देशों के जांच पैनल के सामने अपने छोटे भाइयों को नाजियों को बड़ा सहयोगी ठहराने की जीतोड़ कोशिश की। कहते हैं ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। यही इन दोनों भाइयों के बीच हो रहा था। आखिरकार डेसलर परिवार बट गया। एडोल्फ अपनी पत्नी, बहन और बच्चों के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने लगा। उसके पास कंपनी की पहली फैक्ट्री थी। वहीं बड़ा भाई रूडोल्फ अपनी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ नदी के दूसरी तरफ घर में रहने चला गया और उसके हिस्से कंपनी की दूसरी फैक्ट्री आई। साल 1948 में दोनों भाइयों ने स्टाफ का भी बंटवारा कर लिया, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। टेक्नीशियनों ने छोटे भाई एडोल्फ को चुना और सेल्स और एडमिन स्टाफ ने रूडोल्फ को ज्वाइन करना बेहतर समझा। एक बार फिर एडोल्फ डेसलर कंपनी खड़ा करने में जुट गया। वो चाहता था कि उसके बनाए जूते पर ऐसी कोई छाप हो जिससे साफ पता चले कि खिलाड़ी ने उसकी कंपनी का जूता पहना है। कई प्रयोगों के बाद तय हुआ कि जूतों पर 3 मोटी धारियां बनाई जाएंगी। वो 1949 का मार्च था जब एडोल्फ ने अपनी नई कंपनी का नाम रजिस्टर कराने का आवेदन दिया। अपने नाम और उपनाम के शुरुआती शब्दों को जोड़कर रखा उसने कंपनी का नाम एडास, ADDAS। उस वक्त बच्चों के जूते बनाने वाली एक कंपनी का नाम भी यही था, इसलिए रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था। एडोल्फ ने अपने हाथों से उस नाम के बीच में एक आई जोड़कर उसे एडिडास बना दिया और इस तरह अगस्त 1949 में एडोल्फ की नई कंपनी और आज स्पोर्ट्स वियर कंपनी के तौर पर मशहूर कंपनी ओराख नदी के दक्षिणी तट पर अस्तित्व में आ गई। साल 1954 में लुटे पिटे हारे जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी ने दुनिया को हैरान करते हुए फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। ये चौंकाने वाली बात जीत इसलिए थी क्योंकि इससे पहले जर्मन टीम बुरी तरह हार रही थी। मैच के दिन बारिश से भरे मैदान में हंगरी की टीम के सामने एडिडास के स्पेशल जूते पहनकर खेली जर्मन टीम ने जो चमत्कार दिया, उसका श्रेय मैनेजर ने खुलकर एडोल्फ को दिया। बर्लिन ओलंपिक में दुनिया ने डेसलर के जूतों को पहचाना और अब फीफा वर्ल्ड कप के बाद बारी एडिडास की थी। वहीं ठीक नदी के उत्तरी तरफ बड़े भाई रूडोल्फ ने अपनी नई कंपनी का हेडक्वार्टर खड़ा किया और उसका नाम दिया, उसने भी अपने नाम और उपनाम को जोड़कर कंपनी बनाई जिसका नाम दिया RUDA, रूडा, और बाद में इसका नाम बदलकर PUMA, पूमा हुआ। पूरी दुनिया इस कंपनी को भी जानती है, हालांकि इसे एडिडास जितनी कम कामयाबी नहीं मिली जो अब रीबॉक जैसी बड़ी कंपनी तक का अधिग्रहण कर चुकी है। रूडोल्फ के बाद उसके बेटे अर्मिन ने पूमा की ख्याति दुनिया भर में फैलाई। 1970 के फुटबॉल विश्व कप फाइनल के आखिरी क्षणों में जब पेले ने अपने जूते के फीते बांधे तो दुनिया ने अपनी स्क्रीन पर पूमा का लोगो देखा और अगले ही दिन से कंपनी की सेल
बढ़ गई। वैसे दोनों डेसलर भाइयों ने आखिर तक सुलह नहीं की। दोनों की कब्र शहर को बांटने वाली नदी के दो तरफ है। हालांकि पूमा के इतिहासकार और रुडोल्फ के करीबी का कहना है कि साल 1974 में रुडोल्फ की मौत से पहले दोनों भाइयों ने न्यूरमबर्ग में एक अज्ञात जगह पर आधा दिन साथ गुजारा, मगर किसी को बताया नहीं। रुडोल्फ के पोते जॉर्ज, जो अब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि डेसलर भाइयों में मतभेद की सही वजह क्या थी। वैसे हेट्सगेन आउराख का कोई भी शहरी आपको बता सकता है कि जब तक रुडोल्फ का 1974 और एडोल्फ का 1978 में निधन नहीं हो गया, तब तक यहाँ का हर शख्स साफ साफ दो पालियों में बटा था। हेट्सोगेन आउराख ही अकेला होगा जहाँ फुटबॉल टीमें भी दो हैं। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में एडिडास ने पूमा को कस्टम के कानूनों में उलझा दिया, तो 1970 में फुटबॉल स्टार पेले को एग्रीमेंट में रखकर पूमा ने एडिडास के साथ पेले को कॉन्ट्रैक्ट न देने का समझौता तोड़ दिया। 1960 और 1970 के दशक में दोनों फैक्ट्री में काम करने वाले खुद को पूमेरानियर एंड एडी डेसलर कहते थे। हालत ये थी कि वो एक दूसरे के पास भी बैठना पसंद नहीं करते थे। एडिडास और पूमा के कर्मचारी एक दूसरे की कंपनी का नाम जुबान से नहीं लेते, लेकिन अगर कोई जिक्र छिड़ जाता तो उनको द कॉम्पिटिटर ऑन द अदर साइड ऑफ आउराख कहकर बुलाते थे। रेस्टोरेंट और बार भी इस मामले में बढ़ चुके थे। जी हाँ, 100 साल पुरानी बेकरी रॉय मेल्ट के मालिक बताते हैं कि मेरे माँ बाप कार में हमेशा दोनों ब्रांड के जूते रखते थे और जिस फर्म में डिलीवरी करनी होती थी उसके जूते पहन लेते थे। वैसे 1990 के बाद डेसलर परिवार का कोई भी सदस्य दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट में शामिल भी नहीं रहा। दोनों ही कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। कई देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग इन्हें चला रहे हैं। 90 देशों से आए कर्मचारी एक ही शहर की इन दोनों कंपनियों में मिलकर काम करते हैं। साल 2009 में तो दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के बीच एक मैत्री फुटबॉल मैच भी खेला गया था, लेकिन सयाने लोगों का मानना है कि आज भी दोनों कंपनियां एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। एक दूसरे पर डिज़ाइन चोरी के इल्ज़ाम हो या प्रशासन के दबाव में आकर एक दूसरे को सरकारी अनुमतियों के लिए लटकाना, कहीं से कोई किसी को पीछे छोड़ने में कसर नहीं छोड़ी जाती। तो यानी कि दुनिया में सिर्फ एक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ही नहीं है, बहुत से भाई हैं जो एक दूसरे से कंपटीशन करके एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। धन्यवाद।